हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जो बीए ऑनर्स में आपका सेकंड सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन। तो इस सब्जेक्ट में आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों टोटल आपकी 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइटिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। यूनिट 2 है आपका इंट्रोडक्शन टू कन्वेंशन ऑफ एकेडमिक राइटिंग। फिर है आपका राइटिंग्स इन ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में राइटिंग किस तरह से लिखी जाती है, समराइजिंग और पैराफ्राइजिंग क्या होता है। फिर है आपका क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, सिंथेसिस, एनालिसिस और इवेल्युएशन। यूनिट 5 में आपका है स्ट्रक्चरिंग एंड आर्ग्यूमेंट को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन है, इंटरजेक्शन है एंड कंक्लूजन है। यूनिट 6 से आपका सिटिंग रिसोर्सेज, इसमें आपका एडिटिंग बुक और मीडिया रिव्यू है। तो ये कुछ 6 यूनिट्स हैं एकेडमिक राइटिंग में जो आप पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के ऊपर। देखो, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन वाले सब्जेक्ट की, तो टोटल 2 सेक्शन हैं। इसमें क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए के अंदर आपके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 3 कर रहे हैं। सेक्शन बी के अंदर भी आपके टोटल 6 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 3 करने हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हो गए, इस तरह से 30 हो गया। सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के हो गए, इस तरह से 45 हो गया। तो टोटल आपका 75 मार्क्स का ये सब्जेक्ट, ये पेपर हो गया है। ठीक है, बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो पार्ट ए के अंदर जो 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको कोई 3 करने हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं मैं आपको बताता हूँ। मेक अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग एंड जनरल राइटिंग, ये आप लोग देख सकते हो। मेक अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग एंड जनरल राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग और जनरल राइटिंग के बीच में डिफरेंस बताते हुए आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाइल कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के जो स्टाइल कन्वेंशन होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताइए। और कोई 2 कन्वेंशन को डिटेल में डिस्कस करिए। ठीक है, 200 मार्क्स में ये क्वेश्चंस लिखने हैं, 10-10 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है समराइजिंग एंड पैराफ्राइजिंग आर एसेंशियल टूल ऑफ एकेडमिक राइटिंग, डू यू एग्री। एकेडमिक राइटिंग के लिए समराइजिंग और पैराफ्राइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? अपने विचार स्पष्ट करने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। 4th क्वेश्चन है इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल थिंकिंग एंड एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आपस में रिलेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से फैसिलिटेट करती है राइटिंग को, वो सब चीज़ें आपको इसमें बताना है। 5th क्वेश्चन है एनिमरेट 3 वेज ऑफ अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के 3 कौन कौन से तरीके हैं वो आपको बताना है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है किसी दूसरे की राइटिंग से प्रेरित होकर उसको कॉपी ना करना। तो कॉपी से बचने के लिए, कॉपी पेस्ट से बचने के लिए क्या आपका तरीके हो सकते हैं वो आपको बताना है। 6th क्वेश्चन है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है? पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि किसी ऐसी चीज़ का रिव्यू करना आप जो आपकी फील्ड की हो, लाइक साइंटिस्ट हैं, साइंस की फील्ड का रिव्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं पीयर रिव्यू क्या होता है, और किसी एक एग्जाम्पल के साथ आप पीयर रिव्यू के सिग्निफिकेंस बताओ एकेडमिक राइटिंग में। ठीक है, तो सेक्शन ए, पार्ट ए क्वेश्चन पेपर का ख़त्म हुआ जिसमें 6 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने थे। अब हमारा शुरू होता है पार्ट बी। पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन है वो आप समझ लीजिए। इसमें आपको समरी लिखनी है इस पैसेज की, और इस पैसेज को सूटेबल टाइटल देना है। एक पैसेज आप लोगों के सामने गिवन है, इस पैसेज को रीड करना है आपको। रीड करने के बाद इसका समरी लिखना है और समरी को टाइटल भी देना है। पैसेज में क्या है भाई, मशीन ट्रांसलेशन या फिर ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन इज़ एन अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट यूजिंग सॉफ्टवेयर विच वुड अलाउ ट्रांसलेशन फ्रॉम वन ह्यूमन लैंग्वेज टू अनदर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन और कैड। It is not as simple as it sounds and one has to remember that though it is an easy way of translating, but it is not a method which can be applicable to all translation activities। तो पैराग्राफ पढ़ के जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो ये हैं कि मशीन ट्रांसलेशन की बात यहाँ पे हो रही है,
ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन की बात यहाँ पे हो रही है किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। ये बोल रहे हैं कि हाँ जी, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन से आप किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आपको ये लग रहा है। और ये जो टेक्निक है ट्रांसलेशन की, हर एक फील्ड में ये टेक्निक एप्लीकेबल नहीं होती। तो वो सब चीज़ें कुछ हैं इस पैराग्राफ में। ज़्यादा लंबा पैराग्राफ नहीं है, इस पैराग्राफ की आपको समरी लिखनी है और इसका एक टाइटल आपको देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा है आपका पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8। मेक नोट एंड देन पैराफ्राइज द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज गिवन है आपका, फ्रॉम द वैदिक एज ऑनवर्ड वी सी दैट इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ चतुर्वर्णास। The Chaturvarnas are based on 4 levels of human activity. They are the thinker, Brahman, the warrior, Kshatriya, the warrior, Vaishya and the worker, Sudra. बेसिकली इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि वैदिक एज के बाद से हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज जो है वो चतुर्वर्णास के बेसिस पर डिवाइड हो गया है। तो उसके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं अलग अलग चतुर्वर्णास के, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के आपके उसके नोट्स बनाने हैं और इस पैराग्राफ की आपको पैराफ्राइजिंग करनी है, ठीक है। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग इज एन इंट्रोडक्शन, द फॉलोइंग इज एन इंट्रोडक्शन एंड एसे, रीड इट केयरफुली एंड राइट 2 बॉडी पैराग्राफ एंड अ सूटेबल कंक्लूजन। बेसिकली आपको एक ऐसे लिखा गया है कि विद द एंड ऑफ वर्ल्ड वार II द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिगिन टू सी अ डाउनफॉल एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिकम द न्यू वेस्ट। दो द ब्रिटिश आइसलैंड लॉस्ट द erstwhile dominant position it had, but by its presence in all parts of the world during its colonial days, it left its languages at all the places it was ruling. The British were forced to leave those colonized countries, but their languages did not become extinct in those colonized space, but made certain adjustment to become a language of those nation. बेसिकली वर्ल्ड वार II के बाद का क्या ब्रिटिश के साथ क्या हुआ, मतलब क्या कंट्री या वर्ल्ड वाइड में क्या हुआ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो इस पैराग्राफ को पढ़िए आप, और उसका 2 बॉडी पैराग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक है। ये ऐसे है, बेसिकली पैराग्राफ नहीं, इसको हम ऐसे बोलेंगे। इसको पढ़ के आपको 2 पैराग्राफ इस ऐसे से रिलेटेड लिखने हैं और इस पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आपको एक ऐसे लिखना है ऑन द फॉलोइंग थीसिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट गिवन है कि यार GST इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़। तो इसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है 15 मार्क्स में। इसके बाद हमारा है एडिट एंड प्रूफ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड देन री राइट इट, इनकॉर्पोरेट ऑल द करेक्शन। बेसिकली ये पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको एडिट करना है और री राइट लिखना है। जो भी करेक्शन इस पैसेज में पॉसिबल हैं वो करेक्शन आपको करनी है, ठीक है। ज़्यादा लंबा पैसेज भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो, कुछ आपका 60-70 वर्ड का पैसेज होगा ये, या उससे कम ही होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए वो ये है, क्रिएट अ बिब्लियोग्राफी यूजिंग द फॉलोइंग, एक सेकेंड, क्रिएट अ बिब्लियोग्राफी यूजिंग द फॉलोइंग सोर्सेज। फर्स्ट यूज़ अ सिटेशन कन्वेंशन टू रीराइट द डिटेल ऑफ ईच सोर्स एंड देन अरेंज द 5 सोर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको इसमें बिब्लियोग्राफी लिखनी है और इनको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, इन 5 इवेंट्स को, ठीक है। तो ये कुछ पेपर था दोस्तों एकेडमिक राइटिंग का जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा।